तो स्वागत है आपका। आज हम करने वाले हैं डीप्लायर, ठीक है। और डीप्लायर में करने से पहले डीप्लायर को लोड करने का तरीका बता देता हूँ। डीप्लायर जो है दो तरीके से लोड हो सकता है, या तो आप लाइब्रेरी डीप्लायर कर लो, ठीक है, या टाइडीवर्स कर लो। जो भी करो, एक चीज बता देता हूँ, अगर आपकी प्लानिंग है कि इसको किसी दूसरे पैकेज के साथ लोड करना है, खास करके अगर वो पैकेज प्लायर है तो हमेशा प्लायर पहले लोड होगा, उसके बाद डीप्लायर लोड होगा या टाइडीवर्स लोड होगा। कारण क्योंकि प्लायर और डीप्लायर में सेम नेम के फंक्शंस बने हुए, दोनों हेडले ने बनाया है। तो बेसिकली उनका जो था स्टार्ट से प्लायर से हुआ था, एंड देन मतलब ऑफ कोर्स उनका भी अंडरस्टैंडिंग ग्रो हुआ ओवर द टाइम, और उनको लगा कि डीप्लायर ज्यादा अच्छा तरीका है चीजों को करने का। तो सेम नाम का कन्फ्लिक्ट है। तो अगर आप डीप्लायर के बाद प्लायर लोड करते हो ना, तो जैसे आप समराइज उस तरह से काम नहीं करेगा जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो डीप्लायर में काम करे, क्योंकि प्लायर में जो समराइज है वो अलग तरीके से काम करता है। तो आप दोनों के अंदर ना नेम कॉन्फ्लिक्ट देख सकते हो, ये चीज ध्यान रखना। तो पहले आप प्लायर लोड करोगे, फिर डीप्लायर लोड करोगे, हमेशा यही ऑर्डर होगा अगर आपको प्लायर लोड करना है तो, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आर है उसके अंदर सर्च, अगर आप कमांड दबाओ तो ये जो ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में आर चीजों को लोड करता है ना, उस ऑर्डर के अपोजिट में चीजें सर्च होती हैं। तो सबसे पहले कोई भी चीज यहां सर्च होगी, फिर यहां सर्च होगी, फिर यहां सर्च होगी, फिर यहां सर्च होगी, और फिर इस तरह से ये चलता जाएगा। तो मैं आर को अगर रीस्टार्ट करूं और मैं अपना सर्च स्पेस दिखाऊं आपको, तो आपका जो इस तरह से ये सर्च सबसे पहले ग्लोबल एनवायरनमेंट में ढूंढेगा, फिर आर स्टूडियो में देखेगा, फिर स्टार्ट्स में देखेगा, फिर ग्राफिक्स में देखेगा। अब यहां पर अगर मैं प्लायर और टाइडीवर्स लोड करता हूं, ठीक है ना, तो जो सर्च स्पेस है वो कैसे चेंज होगा? पहले ये ग्लोबल एनवायरनमेंट आएगा, ठीक है, फिर आएगा आपका टाइडीवर्स का सारा पैकेजेस, ठीक है, और उसके बाद आएगा प्लायर, ठीक है ना। तो इसको मैं लोड करता हूं और मैं चेक करता हूं। देखो, जब टाइडीवर्स आप लोड करते हो तो आपके 8 पैकेजेस लोड होते हैं, ध्यान रखना। टाइडीवर्स इज कलेक्शन ऑफ पैकेजेस, ये एक पैकेज नहीं है, ये 8 पैकेज का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। डीप्लायर उनमें से एक है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। ओके, जैसे ही आप सर्च प्रेस करते हो तो क्या होता है कि देखो 4 कैट्स आ गया। क्यों आया 4 कैट्स? क्योंकि 4 कैट सबसे आखिरी में लोड हुआ है। फिर क्या है? रीडर, स्ट्रिंगर, ठीक है, इसमें स्ट्रिंगर नहीं दिख रहा है बट स्ट्रिंगर भी लोड हुआ है। उसके बाद आ रहा है आपका डीप्लायर, फिर आ रहा है प्योर आर, ठीक है, फिर आ रहा है रीडर, फिर टाइडी आर, फिर टेबल, फिर जीजी प्लॉट 2, फिर टाइडी बर्स, और देखो फिर आ रहा है प्लायर। तो जो ऑर्डर है वो उल्टा होता है। तो जिस ऑर्डर में आप एग्जीक्यूट करते हो उसके ठीक उल्टे ऑर्डर में सर्च स्पेस कब का क्रिएट होता है। तो सबसे पहले कोई भी चीज यहां सर्च होगी, फिर यहां होगी, इसीलिए इसको हमेशा इससे पहले लोड करने का। अगर इसको बाद में लोड करोगे तो क्या होगा? ये प्लायर उछल करके इस पोजीशन पे आ जाएगा, जो कि हमको नहीं चाहिए, क्योंकि फिर आप समराइज ढूंढोगे तो आर को समराइज कहां मिल जाएगा? यहीं पर मिल जाएगा, और वो सर्च नीचे जाकर डीप्लायर में उसको सर्च ही नहीं करेगा, और आप सोचते रह जाओगे कि आपका समराइज ठीक से काम नहीं कर रहा और क्यों काम नहीं कर रहा, और फिर घूमते रहोगे और आपको लगेगा कि आर बेकार है एंड ऑल दैट, ठीक है ना। तो यहां से परसेप्शन बदलता है। तो चीजों को लोड करने का कई बार केविएट होता है। तो ध्यान रखना, अगर प्लायर आपको लोड करना है फॉर सम रीजन, प्लायर की कुछ फंक्शनैलिटीज बहुत औसम है हालांकि, तो अगर किसी रीजन से आपको उसको यूज करना है तो आप प्लायर पहले लोड करोगे, फिर टाइडीवर्स यूज करोगे। ये काम मत करना कभी भी, ये रॉन्ग है, ठीक है। हमेशा इसको अगर लोड करना है तो हमेशा प्लायर को सबसे पहले, फिर टाइडीवर्स को, सो दैट सर्च स्पेस में प्लायर नीचे आए, डीप्लायर के नीचे आए, डीप्लायर से ऊपर में आए। ओके, ठीक है। तो ये एक लोड करने का वो था कि हाँ कैसे काम करता है। ओके, अब मैंने टाइडीवर्स लोड कर लिया है। अब टाइडीवर्स के अंदर डीप्लायर हम समझने वाले हैं। डीप्लायर के अंदर जो एक्शन नेबल्स होते हैं उसको हम वर्ब्स बोलते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि अगर आपको डीप्लायर सीखना है ना, तो आप यहां से सीख रहे हो यूट्यूब से, इट्स ऑल राइट, आप किसी से सीख रहे हो, कोई आपको सिखा रहा है, ऑल गुड। बट मेरे हिसाब से डीप्लायर आप खुद से भी सीख सकते हो, और सबसे आसान तरीका उसका है विनिएट। तो विनिएट अगर आप सर्च करोगे ना, तो डीप्लायर का इसके अंदर ये डॉक्यूमेंटेशन का और सिंप्लीफाइड वर्जन है। विनिएट इज नथिंग बट डॉक्यूमेंटेशन का सिंप्लीफाइड वर्जन, और आपको हर कमांड के लिए आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। आपको वीडियो सुनने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप फॉलो अलोंग कर सकते हो इस ट्यूटोरियल को, तो आपको कोई जरूरत नहीं है सुनने की, आप बिना इसके वीडियो के भी आप ये चीज कर सकते हो। और मैं तो बोलता हूँ कि वीडियो से अच्छा है कि आप इसको करके देखो। मतलब अगर आप वैसे हो जो वीडियो सुनना पसंद नहीं करते तो बहुत ही बढ़िया, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर दूसरा तरह का गुण है, वो ये है कि आप फॉलो अलोंग कर सकते हो, विच इज गुड। तो ठीक है,
तो ये चीज है। चलो अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं काम कैसे करता है। तो सेलेक्ट, इसमें आज हम दो वर्ब करने वाले हैं, सेलेक्ट और फिल्टर। सेलेक्ट जो है कॉलम वाइज सिलेक्शन करता है और रो वाइज सिलेक्शन के लिए हम फिल्टर यूज करते हैं। ठीक है, यही अंतर है दोनों में, बस और कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो मान लो मेरे पास एक डेटा एम्प्टी कार्स और मैं सेलेक्ट करना चाहता हूं एमपीजी और ड्रैट को, तो मैं सीधा ऐसा लिख सकता हूं, दिस इज गुड। अब ये काम कैसे कर रहा है, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था पाइप कैसे काम करता है। पाइप ऐसे, देन पाइप का मतलब होता है देन, तो ये कह रहा है टेक एम्प्टी कार्स एंड सेलेक्ट एमपीजी एंड ड्रैट। नाउ ये काम कैसे कर रहा है, तो काम इसे ऐसे कर रहा है, ये चल इसलिए रहा है क्योंकि जो सेलेक्ट का फंक्शनैलिटी है वो कुछ ऐसा है कि पहला जो आर्ग्यूमेंट है ना सेलेक्ट का वो डेटा है, इसीलिए चल पा रहा है। अगर सेलेक्ट के अलावा कोई और आप फंक्शन डाल दो जिसका पहला आर्ग्यूमेंट डेटा नहीं होता है ना, तो वो नहीं चलेगा इस तरह से। ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था पाइप वाले चैप्टर में कि ऐसा होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मान लो मेरे को इसी डेटा पे एग्रीगेट करना है, मैं बेस आर का एग्रीगेट यूज करता हूं। एग्रीगेट में जो डेटा होता है वो तीसरा पैरामीटर होता है, सॉरी दूसरा पैरामीटर होता है। तो पहला पैरामीटर क्या होता है, पहला पैरामीटर होता है आपका फॉर्मूला, कुछ ऐसा। तो यहां पर जहां पर आपका डेटा आर्ग्यूमेंट पहला नहीं है ना, वहां पर आपको डेटा लिख करके डॉट लिखना पड़ेगा, ताकि इससे ये समझ में आया है पाइप को कि एम्प्टी कार्स जो है इस प्लेस होल्डर में जाएगा। ठीक है ना, अब इसको चलाओगे ना तो ये ठीक रिजल्ट आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इसको आप ओमिट कर दो और कुछ करने की कोशिश करो, ये जमेगा नहीं। ठीक है ना, आप दो स्पेस भी दे दो यहां पर, नहीं पता उसको कि एग्जैक्टली क्या करना है। जब तक कि आप इसको ऐसे भी लिख दो तो नहीं होगा। ठीक है, आपको ये लिखना ही पड़ेगा। गेटिंग द आइडिया। तो ये चीज ध्यान रखना कि जब भी आप पाइप तभी चलेगा जब आपका पहला आर्ग्यूमेंट जो है डेटा आर्ग्यूमेंट, अगर डेटा आर्ग्यूमेंट नहीं है तो आपको उसको डेटा इक्वल टू डॉट डालना पड़ेगा, प्लेस होल्डर बताना पड़ेगा। ओके, फॉर्चुनेटली टाइडीवर्स के अंदर जितने भी पैकेजेस हमने लोड होते हुए देखे, सबका पहला आर्ग्यूमेंट डेटा ही होता है। तो टाइडीवर्स के जितने भी या जितना भी मॉडर्न पैकेजेस जो टाइडी वर्ड से स्टार्ट होता है या टाइडी कुछ भी है उसके अंदर, ठीक है ना, इस वर्ड का भी मतलब है, ये हम डिस्कस करेंगे टाइडी का क्या मतलब है। बट टाइडी जो वर्ड से जितना भी, जैसे टाइडी मॉडल्स हो गया है ना, जितने भी इस तरह के पैकेजेस जो टाइडी वर्ड से एफिलिएटेड है फॉर सम रीजन, या आर स्टूडियो और हेडले से रिलेटेड है, वो सब में पहला आर्ग्यूमेंट आप देखोगे डेटा ही होगा। तो आर इस चीज में काफी फोकस्ड है कि हमको चीजों को ऐसा रखना है जो कि रिप्लिकेटिव हो, ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं बनाना है। नहीं तो बेस आर में क्या होता है कि कुछ जगह पे आप देखोगे जैसे जी सब है, रेगुलर एक्सप्रेशन यहां लिखा, रिप्लेसमेंट यहां लिखा, डेटा यहां लिखा। ठीक है, अभी कोई और पैकेज बना रहा है तो उसमें क्या लिख रहा है, डेटा पहले लिख रहा है ना, एक्सप्रेशन बाद में लिख रहा है, रिप्लेसमेंट बाद में। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है, लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। तो उस चीज को दूर करने के लिए, एक यूनिफॉर्म फॉर्मेटिंग लाने के लिए ये किया गया है। ठीक है ना, तो ये बहुत अच्छी चीज है मेरे हिसाब से, अपने आप में तारीफ करने लायक है। ओके, ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई कि ये चीज ऐसे हो सकता है। ओके, तो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे सेलेक्ट का, और क्या तरीका है सेलेक्ट करने का, आप ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, सेम देखो रिजल्ट आ रहा है। तो आप कहोगे कि यार कोड पे भी चलता है, नॉन कोड पे भी चलता है। तो ये ब्यूटी जो है, ये इसका स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन, ये जो बिना कोड के आप लिखते हो ना चीजों को, दैट इज अ नॉन स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन। इसका मतलब क्या होता है ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे जब हम नॉन मेटा प्रोग्रामिंग करेंगे और नॉन स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन। बट दिस इज द नॉन स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन। बेस आर में भी ना ये फंक्शनैलिटी है, और जो टाइडी जितना भी डीप्लायर का कंसेप्ट वगैरह है ना, ये जो है ये आया ही वहां से है। तो एक बेस आर में एक फंक्शन है, उसको कहते हैं सबसेट। जैसे मान लो ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है। यहां पर भी देखो कोई डॉलर नहीं, कुछ नहीं, यहां पर बिल्कुल बेयर, और ये काम करता है और ये बढ़िया काम करता है। तो ये जो थ्योरी है ना, अब जितना भी नॉन स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन, इस तरह का जो भी इस तरह का बिहेवियर है, जहां पर भी आप ये नहीं लिख रहे हो ना इस तरह से, या इस तरह से नहीं लिख रहे हो, मतलब इस तरह से चीजों को लिख रहे हो जहां पर आप एक नाम दे रहे हो और यहां पर भी नाम दे रहे हो, है ना, तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन नहीं है। ये नॉर्मल इवैल्यूएशन आर में जो होता है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, ये एक नॉन स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन को फॉलो कर रहा है। अच्छा, ये आप ना प्रूफ भी देख सकते हो इसका ना, आपको डॉक्यूमेंटेशन में ना एकदम
एक चीज होती है जो भी नॉन बेस आर के अंदर नॉन स्टैंडर्ड इवेल्युएशन को फॉलो करता है पैकेज, मुझे नहीं मालूम मेरा डॉक्यूमेंटेशन क्यों नहीं खुल रहा है, ये गया ही नहीं यहाँ पर सबसेट। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज लिखी हुई है कि वार्निंग, दिस इज अ कन्वीनियंस फंक्शन इंटेंडेड फॉर यूज इंटरएक्टिवली, फॉर प्रोग्रामिंग इट इज बेटर टू यूज स्टैंडर्ड सबसेटिंग फंक्शन लाइक स्क्वायर ब्रैकेट एंड पर्टिकुलर नॉन स्टैंडर्ड इवेल्युएशन ऑफ सबसेट कैन हैव अनएंटिसिपेटेड consequences। तो इसका ना अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है अगर आप प्रोग्रामिंग में इसको यूज कर रहे हो। प्रोग्रामिंग में यूज करने का मतलब क्या है? प्रोग्रामिंग में यूज करने का बड़ा मतलब सिंपल है कि मैं एक फंक्शन बनाता हूं, मैं लिखता हूं डेटा कंडीशन, इसी को कहते हैं प्रोग्रामिंग में यूज करना, ठीक है ना। वो ऑफ कोर्स ये इतना क्लियर नहीं होता, कई बार डॉक्यूमेंटेशन थोड़े सटल होते हैं, बट अगर मैं इसको लिखूं तो ये नहीं चलेगा गारंटी। ये देखो, ये जो है इसको लगेगा हम इसको बुद्धू बना रहे हैं, ठीक है। ये देखो कुछ तो इसने गोची कर दिया है ना। ये देखो मैंने कंडीशन लिखा है बट ये चल नहीं रहा, जबकि हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि कुछ ऐसे चल तो रहा था। अगर मैं यहां पर ठीक है ना, और मतलब ये नहीं चलेगा, ठीक है ना। फॉर सम रीजन ये कुछ अजीब सा बिहेव करता है, तो उसके पीछे रीजन है। ऐसा नहीं है कि मैं रीजन डिस्कस नहीं करना चाहता या आपसे बात नहीं करना चाहता, बट पॉइंट ये है कि ये वो क्लास नहीं है जिसमें हम ये डिस्कशन करें कि इसको चला सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये चल जाएगा, मैं इसी फंक्शन के अंदर कुछ ऐसा यूज करके बता दूंगा जहां पर ये भाग जाएगा, दौड़ेगा। बट फॉर नाउ मैं इसको एक बार ही रीस्टार्ट करता हूं आर को, जस्ट टू शो यू कि बिना किसी पैकेज के अगर मैं लोड करता हूं सेम चीज को, और तो देखो ये कह रहा है एमपीजी नॉट फाउंड। तो एक्चुअली इसका ट्रू एरर ये है, ये आपको बोलेगा कि एमपीजी नॉट फाउंड, बट ये चलता है, राइट, दिस वर्क्स। नीचे वाला स्टेटमेंट दिस वर्क्स, तो मतलब यहां पर एमपीजी इसको मिल रहा है, बट जब हम इसको फंक्शन में पास कर रहे हैं इस तरह से, तब इसको एमपीजी नहीं मिल रहा है एम्प्टी कार्स के अंदर। और आयरनी क्या है, अभी जो थोड़ी देर पहले हो रहा था, अब अगर मैं यहां पर ना ऐसे लिख दूं, अभी इसको मैं चलाऊंगा ना, तो बहुत कुछ रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब कहोगे थोड़ी देर पहले नहीं चल रहा था, अभी क्यों चल रहा है? तो अभी जो ये एमपीजीज उठा रहा है ना वैल्यू, ये हमारे ग्लोबल इन्वायरमेंट से उठा रहा है, ठीक है ना। ये एक्चुअली अभी भी एम्प्टी कार्स का एमपीजी नहीं उठा रहा है। यही प्रॉब्लम है नॉन स्टैंडर्ड इवेल्युएशन में। तो जो ये कोड होता है ना डीप्लायर का, फंक्शन के अंदर कई बार ना थोड़ा सा वियर्ड काम करता है। तो फंक्शन के अंदर ये पाइप और ये डीप्लायर के आप कोड इस तरह के डालते हो ना, थोड़ा केयरफुल रहना। मैं आपको कुछ टिप्स दे दूंगा कि फंक्शन के अंदर कैसे चीजों को लिखना चाहिए। तो आप ढंग से लिखोगे तो ऐसा नहीं है कि मिसबिहेव करेगा, आपको बस पता होना चाहिए कि ये करेक्ट वे है लिखने का, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो फंक्शन के अंदर थोड़ा सा केयरफुल रहना। बाकी नॉर्मल इंटरैक्टिव प्रोसेस में डीप्लायर मार्वलस है, ऐसा नहीं मैं कह रहा, मैं ऐसा बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहा कि फंक्शन के अंदर डीप्लायर काम नहीं करता। मैं ये कह रहा हूं कि आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, बस दैट्स ऑल आई एम सेइंग। क्योंकि नॉन स्टैंडर्ड इवेल्युएशन फंक्शंस के अंदर थोड़ा सा अलग तरह से चीजों को देखते हैं। उसका रीजन ये है कि जो डायनामिक लुकअप और लेजी इवेल्युएशन काम करता है फंक्शन के अंदर आर में, वो थोड़ा सा अलग है। तो उसको हम समझेंगे तो इस कंडीशन को हम ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ये चीज जो है, अब इसमें ना 2-3 नाम मैंने बड़े बड़े ले लिए हैं। एक तो मैंने बोल दिया है लेजी इवेल्युएशन, और एक मैंने बोल दिया है डायनामिक लुकअप, डायनामिक लुकअप, और मैंने एक और वर्ड बोल दिया है, क्या बोल दिया है, नॉन स्टैंडर्ड इवेल्युएशन। और मैंने क्या बोला है, एक और वर्ड मैंने कुछ तो बोला था। तो ये 3 चीज हो गए, और इसके अलावा तो ये 3 चीज और एक एनवायरमेंट। ना हमने ये सब ना नहीं देखा है, नहीं, इनमें से कुछ भी एस्पेक्ट हमने अभी तक के लेक्चर्स में नहीं देखा। तो जब मैं नॉन स्टैंडर्ड इवेल्युएशन पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें से हम इसके कुछ एस्पेक्ट को देख लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सब कुछ कवर कर लूंगा, क्योंकि सब कुछ शायद मैं नहीं कवर कर पाऊंगा, बट मैं इसमें से मोस्ट ऑफ द कंटेंट को आपके सामने रख दूंगा, और आर कहां पर मार्वलस हो जाता है वहां पर बताऊंगा। तो शायद आपको ना ये जो डिस्टिंक्शन है, ये क्यों फट रहा है, ये कोड क्यों नहीं चल रहा है यहाँ पर जाके, और जैसे मैं एमपीजी लिख देता हूं यहाँ पर तो क्यों चलने लगता है, इस तरह का सवाल का जवाब जो है आपको मिल जाएगा। बट तब तक के लिए थोड़ा सा पेशेंटली वेट कीजिए, हम इसको डीप्लायर वे में समझने की कोशिश करते हैं कि काम कैसे करता है। तो हमको ये समझ में आ गया कि ये इसका नॉन स्टैंडर्ड वे है और ये इसका स्टैंडर्ड वे है। अच्छा, पहले जो डीप्लायर में बहुत चेंजेस आए हैं, तो पहले ना आपको ना सेलेक्ट का एक और वर्जन दिखेगा आपको, सेलेक्ट अंडरस्कोर करके, ठीक है ना। तो आप सेलेक्ट अंडरस्कोर मारोगे ना,
तो आई एम नॉट श्योर। अच्छा, मैंने लाइब्रेरी tidyverse लोड कर लिया वापस, क्योंकि मैंने रीस्टार्ट कर लिया था, राइट। तो अब मैं यहाँ पर ना आप देखोगे ना सिलेक्ट अंडरस्कोर, तो पहले ना ये दोनों डिस्टिंक्टिव थे, मतलब आपको अगर स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन करना है तो आप सिलेक्ट अंडरस्कोर यूज करोगे, और नॉन स्टैंडर्ड करना है तो सिलेक्ट यूज करोगे। बट अब ये डिप्रिकेट हो चुका है, आप देखोगे ये कह रहा है कि डिप्रिकेट हो चुका है। यूज टू ऑफर, dplyr यूज टू ऑफर, ये पहले होता था, एक्चुअली होता था, मैंने जब सीखा था तो ऐसे ही सीखा था, बट over the period of time they have made this function select function in such a way कि it can anticipate कि ये कोट ले रहा है या विदाउट कोट के चल रहा है, और दोनों पे सही आंसर आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये है कि अगर आपको select underscore इस तरह से दिख जाए तो उसका स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन वर्जन था, जो कि फ्यूचर वर्जन में शायद आपको ना दिखे। ओके, वो क्या होगा मुझे नहीं मालूम, मैं बस गेस कर रहा हूँ, और ना मैंने पढ़ा है अभी तक कुछ, तो जब मैं पढ़ूंगा तो बता दूंगा कि एक्चुअली फ्यूचर प्लानिंग क्या है। बट ये डिप्रिकेट हो चुका है, आप देख सकते हो, लिखा हुआ भी आ रहा है। ओके, बट स्टिल इट्स फंक्शन इज देयर, आप चाहो तो उसको यूज करके देख सकते हो। तो यहां पर आप इसकी जगह पे ठीक है ना, तो ये देखो ये चलता है, ये कोड चल रहा है, बट ये वार्निंग साथ में आता है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि डिप्रिकेट हो चुका है, सेलेक्ट यूज करो, ठीक है। अच्छा, सेलेक्ट अंडरस्कोर में अगर मैं ये कोड हटा दूं जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट, है ना, तो ये कहता है ड्रैग नॉट फाउंड। तो बेसिकली जो ये वाले फंक्शंस थे कोड के साथ नहीं चलते थे, ठीक है ना। अब जो है, तो नॉट टू कंफ्यूज यू मोर, अब जो सेलेक्ट है वो बोथ स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन दोनों तरह से काम कर जाता है, क्योंकि इस तरह से इसको क्रिएट किया गया, विच इज काइंड ऑफ नीट। अच्छा, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि मान लो आपके पास कोई कॉल्स करके वेक्टर है जिसके अंदर आपने सब कुछ सेव कर लिया है, जो भी कॉलम आपको लेने हैं, और आप यहां पर सेलेक्ट में ना इसको पास करना चाहते हो, तो आप ऐसे पास कर सकते हो। इसका फायदा ये है, क्योंकि आप वेक्टर ऐसे नहीं बना सकते, राइट, नहीं बना सकते ना, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ये अब ढूंढेगा। अगर मैं इसको ऐसे क्रिएट करने की कोशिश करूंगा तो कहेगा ये एमपीजी नहीं मिला मुझे, ये ड्रैट। अब एमपीजी पे क्यों एरर नहीं मार रहा है? क्योंकि एक एमपीजी बना के रखा हुआ मैंने। बट यहां पर अगर आप ऐसे चलाओगे तो ये कहेगा कि एमपीजी नहीं मिला, ड्रैट नहीं मिला, क्यों नहीं मिला। अब वो सोचते रहो आप कि ये जो है मेरे को नहीं मिला, ये ऑब्जेक्ट जो है नहीं है, ठीक है ना। अब मैं एलएस करूं इसके अंदर, तो इसके अंदर सिर्फ दो ही ऑब्जेक्ट है, ना एमपीजी है ना ड्रैट है, तो इसको नहीं मिल रहा है, इसलिए एरर मार रहा है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना। बट पॉइंट ये है कि इस तरह से आप नहीं बनाओगे वेक्टर। वेक्टर कैसे बनाओगे? हमेशा आप नाम को कोट करोगे, राइट। अंडू करते हैं थोड़ा सा। ओके, तो फॉल्स बनाया, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट हो गया। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो सेलेक्ट इस तरह से काम करता है। और सेलेक्ट कैसे काम करता है? और भी बहुत सारा वे है काम कराने का। सेलेक्ट कंटेन्स एम, ठीक है। तो जहां जहां नाम में ना एम होगा ना वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कंटेन्स एम कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। फिर एवरीथिंग आप लिखोगे तो सारा कॉलम आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या है? एम्प्टी कार्स। मान लो एम्प्टी कार्स की जगह मैं दूसरा एक टेबल लेता हूं, जहां पर थोड़ा सा इसके अंदर अगर आप देखोगे सेलेक्ट एवरीथिंग, तो सारे कॉलम आ गए। ये जो आखिरी का कॉलम है ये फैक्टर कॉलम है। तो अगर मेरे को सिर्फ न्यूमेरिक चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं ऐसा लिख सकता हूं वेयर एज डॉट न्यूमेरिक, तो ये आखिरी का कॉलम हट गया, ये देख सकते हो आप। अच्छा, ये अभी देख रहे होगे ये पूरा का पूरा डेटा फ्रेम को प्रिंट करता है। ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम डेटा फ्रेम्स के साथ है। तो ये चीज हैडलर को भी समझ में आई, तो उसने कहा कि भाई अब हम जो dplyr है या जितना भी इसके सिबलिंग्स हैं, ये डेटा फ्रेम नहीं यूज करते, ये क्या यूज करते हैं? टिबल यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे? टिबल, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप टिबल लगा दोगे बीच में तो ये कन्वर्ट जो होगा टिबल में हो जाएगा। और टिबल की खास बात यह है कि आपको ये रो कॉलम बताता है, कितने कॉलम से ये बताता है, और कितने बाकी हैं। अगर ये नहीं बता पा रहा है तो उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे देता है। और क्या खास बात है टिबल में? टिबल एक और चीज और करता है यार। अगर मैं टिबल लिखूं ऐसा और लिखूं x 1 2 3 और y इक्वल टू लिखूं 2 इंटू एक्स और इसको मैं चलाऊं तो ये देखो चलता है। पर यही टिबल की जगह मैं डेटा फ्रेम लिख दूं तो ये नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो टिबल जो होता है सीक्वेंशियल इवैल्यूएशन भी करता है कॉलम्स के बीच में, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है दोनों में, ठीक है।
तो कई बार आपको डेटा फ्रेम नहीं चाहिए, टेबल चाहिए, तो आप बीच में टेबल लगा करके उसको टेबल में कन्वर्ट करके फिर आप उसमें से इस डॉट न्यूमेरिक जो भी न्यूमेरिक कॉलम है उसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अच्छा, जो न्यूमेरिक नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, आप नॉट लगा सकते हो, ठीक है। अभी ये गलत कह रहा है, ठीक है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन शायद ये है, तो ये सही है, अंदर नहीं लगाता, बाहर लगाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, मैं भी कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ, बट पॉइंट ये है कि आप यहाँ पर बाहर माइनस लगा दो तो वो कॉलम नहीं लेगा, तो जो भी न्यूमेरिक है वो नहीं लेंगे। तो कहने का मतलब अगर मुझे किसी डेटा से कुछ नहीं चाहिए तो मैं क्या लिख दूंगा, सीधे माइनस एमपीजी लिख दो, तो एमपीजी के बगैर, और मैं लिख दूंगा माइनस ड्रैट, तो मुझे ड्रैट भी नहीं चाहिए, माइनस एचपी, तो मुझे एचपी भी नहीं चाहिए, तो ये नहीं चाहिए, इसके अलावा सारे कॉलम बता दो, इसलिए ऐसा बता रहा है। अच्छा, बीच में मैं टेबल लगा देता हूं सो दैट, तो ये देख सकते हो आप, ये तीनों कॉलम हट गए हैं इसमें से। सो आप यहां पर और भी, अच्छा ये जो है ना, वेयर जो है प्रेडिकेट फंक्शन लेता है, ठीक है ना। प्रेडिकेट का मतलब जो इसका आउटकम सिर्फ ट्रू या फॉल्स है, तो अगर मेरे को इसमें से सिर्फ वैसे कॉलम लेने हैं जिसमें 0 और 1 ही है, तो यहाँ पर मैं इस बाइनरी एक फंक्शन बना सकता हूँ, हमने पहले क्लासेस में बनाया, और उसको यहाँ पर डाल सकता हूँ, तो मेरा काम उससे VS और AM सेलेक्ट होगा, बाकी और कुछ सेलेक्ट नहीं होगा। तो आप इस तरह से ये काम कर सकते हो। तो सेलेक्ट के अंदर आप बहुत सारा सेलेक्ट को ना क्या कहते हैं उसको, ज्यादा और ऑब्जेक्टिफाई और ज्यादा और चीजों को मीनिंगफुल बनाने के लिए ये सारे फंक्शन है जो यूज कर सकते हो आप सेलेक्ट में। एवरीथिंग, लास्ट कॉल, तो यहाँ पर आप लास्ट कॉल मारोगे, सो आखिरी का कॉलम आएगा सर, कार, ठीक है। स्टार्ट्स विथ, एंड्स विथ, कंटेन्स, देखा हमने। मैचेस में आप रेगुलर एक्सप्रेशन डाल सकते हो। नम रेंज, हाँ, न्यूमेरिक रेंज भी डाल सकते हो, न्यूमेरिक रेंज की जगह ये भी डाल सकते हो, एमपीजी से लेके ड्रैट तक सारे, ऐसा भी कर सकते हो। एमपीजी से ड्रैट तक सारे आ गए, उसी को आप लिख सकते हो 1 से लेके लेट्स से 5 तक, ठीक है। तो ये आप इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। ऑल ऑफ, एनी ऑफ, ठीक है ना। ऑल ऑफ का मतलब है जो भी कोई कंडीशन है, कोई कैरेक्टर है जिसके अंदर ये वाला कंडीशन है, तो ऑल ऑफ सारे ले लो। एनी ऑफ मतलब कोई भी मिल रहा है, जो भी मिल रहा है इसमें से उठा लो। तो कई बार आप नाम एक्सपेक्ट करते हो कि इसके अंदर मान लो मैंने लिख दिया XYZ, अब ये कॉज जो है, अब इस पे मैं यहां पर कॉज लिखता हूं, ठीक है। तो ये देखो अब इसमें क्या गड़बड़ है, XYZ करके तो कोई कॉलम है नहीं, तो क्या होगा, ये कोड फट जाएगा। तो मैं कहता हूं एनी ऑफ, तो जितना मिलेगा ना उतना कम से कम बता देगा। तो ये बहुत अच्छा है, मतलब पहले इसके लिए ट्राई कैच लिखते थे अपन, अभी इसको लिए ट्राई कैच लिखने की जरूरत नहीं है, सबसे अच्छा ये है। तो मतलब ये आपको काफी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक है ना। तो ये हमने देख लिया कि ये कैसे काम करता है। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि डीप्लायर काम कैसे कर रहा है, ठीक है ना। और ये प्रकट करने के लिए Ctrl+Shift+M होता है, ठीक है। तो ये तो हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो ये था सेलेक्ट। अब आते हैं फिल्टर पे। फिल्टर इजी है, फिल्टर भी जैसे सिलेक्ट होता है वैसे फिल्टर होता है, बस इसमें फिल्टर की कंडीशन डाल दो। फिल्टर में एमपीजी ग्रेटर देन 20 और यहां पर टेबल लगा देते हैं, ठीक है। फिल्टर के साथ भी आप सेलेक्ट लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ये आप ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ओके। सो ये आप कर सकते हो कि सिलेक्ट बाद में आ जाए, फिल्टर बाद में जाए। अच्छा, इसको उल्टा भी कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो डन। आप ये काम भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिल्टर एक कंडीशन पे फिल्टर कर सकता है। और क्या कंडीशन पे फिल्टर कर सकते हैं, मान लो और कंडीशन आप लगा सकते हो, ड्रैट इज शुड बी ग्रेटर देन 200। मुझे नहीं मालूम ये है कि नहीं है, बट इसमें कह रहा है कि ये कंडीशन तो नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम 100 देख लेते हैं। 100 पे भी नहीं है, 10 कर लेते हैं। 10 पे भी नहीं है, तो ये ड्रैट की वैल्यू मुझे नहीं मालूम कितनी छोटी है कितनी बड़ी है। हाँ, छोटी वैल्यू है, तो ठीक है। तो ये हम कह रहे हैं कि 2 से बड़ी है उसको बता दो। तो ये इस तरह से आपको डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर आप कंडीशन एंड करके, या और अगर डालना है तो ऐसा कर सकते हो। अगर और है तो पाइप डाल दो, एंड है तो एंड डाल दो। यही है, फिल्टर में आप कोई भी कंडीशन डाल सकते हो जिसके अंदर आप उस कंडीशन को एग्जीक्यूट करना चाहते हो। अगेन
अच्छा, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, फिल्टर, ओके, तो ये चीज आप कर सकते हो। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस, देखो ये अभी भी काम कर रहा है, ठीक है ना। तो पहले क्या था, पहले फिल्टर अंडरस्कोर भी था, ये देखो फिल्टर अंडरस्कोर, ठीक है। तो ये अब चला गया है, ये अब नहीं है, तो आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। फिल्टर पे भी दोनों काम कर सकते हो। तो कोट में भी अगर बाई चांस रहा तो आप इसको इवेल्युएट कर सकते हो। अच्छा, क्या ये इस तरह से इवेल्युएट होता है? मैं ये सब सीख रहा था ना, तो मैं खूब एक्सपेरिमेंट कर रहा था। आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा, आप इसको करा सकते हो इस तरह से भी। बट क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि ये कोर्ट में है, कोटेड इन्फॉर्मेशन है। बट ये आप चाहते हो कि ये कर पाए, तो ये पॉसिबल है, पूरा पॉसिबल है। तो मान लो कई बार ऐसा मेरे साथ हो चुका है कि कोई कंडीशन है जिसको आपने कहीं पर सेव कर ली है, और उस कंडीशन को इसके अंदर पास करना चाहते हो, तो इट्स पॉसिबल टू डू इट, ठीक है ना। कैसे करेंगे ये हम नॉन स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन में देखेंगे। बट तब तक के लिए दिल थाम के बैठो और सिंपल चीजों को करने की कोशिश करो, और देखो कि सिंपल टास्क क्या कर पाते हो। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिंपल टास्क कर पाते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 20 कर लेते हैं एंड कर लेते हैं, ठीक है। सो तो ये देख सकते हो दोनों जगह 20 से बड़ा और 2 से बड़ा दोनों कंडीशन मीट हो रही है। तो ये था फिल्टर, हमने सेलेक्ट और फिल्टर डिस्कस किया आज। अब फिल्टर का भी एक बार हम वो देख लेते हैं। तो ये आपका फिल्टर, बिटवीन, नियर, इज एन ए वगैरह वगैरह, आप ये सब ऑपरेटर यूज कर सकते हो। मोस्टली हम ये वाले ऑपरेटर यूज करते हैं जो हमने अभी देखे हैं, एंड, पाइप वगैरह वगैरह। बट आप बिटवीन वगैरह भी यूज कर सकते हो अगर आप यूज करना चाहते हो तो। बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ भी दिए हुए हैं, आप देखो। जैसे हमने बिल्कुल इसी तरह का कुछ एग्जांपल लिया हुआ है। आप किसी को फिल्टर को ऐसे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये जो ठीक है, अगर मैं इस पे कॉमा लगा दूं तो क्या होगा? ये भी काम करता है, इसका मतलब भी एंड ही होता है, ठीक है ना। अब कॉमा अगर लगा देते हो तो इसका मतलब भी एंड ही होता है। बट मैं सजेस्ट नहीं करता ऐसा लिखने के लिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, मेरे हिसाब से ये ज्यादा अच्छा है। तो बाकी आपकी चॉइस है, आप कैसे भी इसको लिखना चाहते हो। तो ये जो है फिल्टर सेलेक्ट का ब्रेकडाउन था आज डीप्लायर के अंदर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया होगा आपने। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ऐसी मेरी इच्छा है, ठीक है। अगले वीडियो में हम करने वाले हैं ग्रुप बाय, समराइज, म्यूटेट, ठीक है। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।